हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11th क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन का चैप्टर। डेप्रिसिएशन जिसका नाम सुनते ही बच्चों को लगता है कि काश इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशंस हैं, जो इसमें अकाउंट बनाने होते हैं, उसमें 2 साल 3 साल 4 साल के ऊपर क्वेश्चन चला जाता है। हालांकि 3 साल का अकाउंट बनाओ, 4 साल का अकाउंट बनाओ, तो ये अपने आप में इतना मुश्किल नहीं है। आज हम इस मुश्किल टॉपिक को एक इजी तरीके से समझेंगे बच्चों कि डेप्रिसिएशन आखिर है क्या चीज़। ये तो हमें पता है, हमने जर्नल एंट्रीज के अंदर और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन के टर्म को हम समझ चुके हैं। डेप्रिसिएशन है क्या बच्चों? देखो, जैसे डेप्रिसिएशन है, अगर हम इसको ब्रेक करें, DE डे मतलब फॉल इन द प्राइस, प्रिसिएशन मतलब प्राइस, प्राइजेस का कम हो जाना। किन के प्राइजेस का कम हो जाना? एसेट्स का। अब एसेट की डेफिनेशन को अगर हम ध्यान में रखें बच्चों, तो एसेट हमारे कितनी तरह के होते हैं? करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो इमीडिएटली हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हटा दो बीच में से। अब हमारे नॉन करंट के अंदर हमारे दो तरह के एसेट आ जाते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं और एक हमारे इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। अभी हम यहाँ पर टेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो बच्चों फिक्स्ड टेंजिबल एसेट के ऊपर ही काउंट किया जाता है। और फिक्स्ड टेंजिबल एसेट कौन से हैं? अगर हम इसके एग्जांपल्स बोलते हैं, जैसे कि हमारी मशीनरी है, फर्नीचर है, कार है, टेम्पू है, फिक्सचर्स हैं, जितनी भी आप फैक्ट्री के अंदर, आप ऑफिस के अंदर जो भी आप एयर कंडीशन आप देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, रेफ्रिजरेटर है, ये जितने भी एसेट्स हैं हमारे टेंजिबल कैटेगरी के, फिक्स्ड टेंजिबल कैटेगरी के, उन सब के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, ये इसकी बहुत बड़ी कंडीशन है। ये एसेट्स जो कि बेचने के लिए हमने नहीं खरीदे, विच आर फॉर द पर्पस ऑफ यूज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन एसेट्स की वैल्यू का कम होना इज टर्म्ड एज एन डेप्रिसिएशन। अब बात ये आती है कि इनकी वैल्यू कम कैसे हो जाती है। कभी आपने नोट किया, आपने भी एसेट्स खरीदे हुए हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है बच्चों, आपने देखा है कि जब हम खरीदते हैं उसको, एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसके साथ कई रीज़न हो जाते हैं, जैसे कि आपने उसे यूज़ किया, यूज़ करने के साथ उसकी वैल्यू कम हो गई, या उसके में कोई फॉल्ट आ गया, या वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई जिसकी वजह से उसकी वैल्यू का कम हो जाना। तो ये सारे रीजंस अभी हम डिस्कस करते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द वियर एंड टियर, मतलब यूसेज, हम उसको यूज कर रहे हैं, यूज करने के साथ साथ उसके अंदर वियर एंड टियर हो रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे आपने मोबाइल लिया, मोबाइल आपने 30,000 का लिया, बट अगर आपको लग रहा है कि 2 महीने या 3 महीने के बाद या 1 या 2 साल के बाद आप उसे सेल करते हो, तो 30,000 का जो आपका मोबाइल था वो कितने में सेल हो जाएगा? कहीं ना कहीं पे वो 30,000 से बहुत कम वैल्यू पर सेल होगा, 10,000, 12 या 15,000 पे। तो इसकी वैल्यू में जो फॉल आया उसका हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। एक इसमें आता है बच्चों ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस की वजह से वैल्यू का कम हो जाना। ऑब्सोलेंस मतलब ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब जब कोई चीज आपकी आउटडेटेड हो जाती है, आउट ऑफ फैशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो उस केस में उसकी वैल्यू कम हो जाना। जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर टीवी की हम बात करें, टेलीविजन की, कोई टाइम था जब LCD टीवी आते थे, पर आज LED टीवी आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम ट्यूबलाइट की बात करें, LCD पहले बल्ब आते थे, अब LED बल्ब आ रहे हैं। तो कोई भी शॉपकीपर जिसके पास LCD टेलीविजन रखा है, अगर वो आपको बहुत कम रेट पे दे रहा है, पहली बात वो कम रेट पे क्यों दे रहा है? क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुकी है और उस टेक्नोलॉजी को अब कोई नहीं पूछ रहा। बिकॉज ऑफ द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, उसके वैल्यू का कम हो जाना इज टर्म्ड एज एन डेप्रिसिएशन। एक इसमें बच्चों बात आती है टाइम की, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम। टाइम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि हमने कोई एसेट लिया जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। टाइम को हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि हमने बोला 50,000 का हमने कोई एसेट लिया, हम टाइम की बात कर रहे हैं, और उसकी लाइफ हमने लेकर चली 5 इयर्स, डिवाइडेड बाय 5, तो उसकी एवरी ईयर डेप्रिसिएशन बनती है 10,000। एवरी ईयर, हर साल की डेप्रिसिएशन बनती है 10,000। मतलब क्या हुआ? और मैं ये बोलूँ कि वो मेरा 5 साल के बाद 5,000 में वो सेल हो जाएगा, तो 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 8,000। मतलब
हर साल हम 8,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो मेरे को 5,000 में बिक जाएगा 5 साल के बाद। तो 45,000 की, सॉरी बच्चों सॉरी, यहाँ पे माइनस गलत हुआ है, इट इज 45 एंड इट इज 9। 5 साल के बाद वो 5,000 का सेल हो जाएगा। इट इज द एंटिसिपेटेड अमाउंट, एक्सपेक्टेड अमाउंट। तो जो 45,000 का जो इसकी वैल्यू में हम जो एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि डाउनफॉल आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइम, कि हमने 5 साल उसको यूज किया और इन 5 सालों में उसकी वैल्यू कम 45,000 से हो जाएगी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द टाइम, कि एक टाइम पीरियड निकल गया, वो नियर टू एक्सपायरी आ गया, नियर टू मेच्योरिटी आ गया, कि उसकी जो यूटिलिटी अब कम हो गई है, या उतनी आउटपुट या उतनी प्रोडक्टिविटी वो अब नहीं हेल्प सपोर्ट कर पा रहा है वो प्रोडक्ट या वो आइटम, तो उसे भी हम बोलते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ टाइम और अ टाइम। और कुछ ऐसे अच्छा, जितने भी हमने फैक्टर्स बोले हैं, वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस एंड द टाइम, ये सब हमारे ग्रेजुअली बट परमानेंट, ग्रेजुअली हमारे एसेट की वैल्यू को कम करते हैं, बट जो ये है एबनॉर्मल फैक्टर्स, ये ग्रेजुअली नहीं करता, इट इज अ परमानेंट लॉस। जैसे एबनॉर्मल फैक्टर के अंदर लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर और बाय थेफ्ट और बाय फ्लड और द अर्थक्वेक, किसी भी तरह का अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल फैक्टर, इनकी वजह से भी आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, कहीं ना कहीं पे एसेट आपके खराब हो रहे हैं और वो हम उन्हें सेल करेंगे एट अ स्क्रैप वैल्यू। तो उस दैट इज द एबनॉर्मल फैक्टर। ये एबनॉर्मल फैक्टर हमारा परमानेंट है, इसमें कोई ग्रेजुअल फॉल की बात नहीं हम करेंगे। इमीडिएटली अर्थक्वेक आया, आपकी बिल्डिंग गिर गई और जो मशीनें थी सबके सब दबकर टूट गई और आप उसे कबाड़ी वाले को सेल कर रहे हो, तो इमीडिएटली परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज टर्म्ड एज एन डेप्रिसिएशन। ये तो बच्चों एक बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब हम ये देखते हैं कि डेप्रिसिएशन, ये आपका कई बार फिलअप्स के अंदर एमसीक्यू या 1 मार्कर में पूछा जाता है कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसका नेचर क्या है। इट इज ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहली बात, ये नॉमिनल अकाउंट है। और जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है बच्चा, नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट वो है जो उसके अंदर हम पूरे साल के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पहली बात तो ये क्यों है, क्योंकि एनुअल बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर हम अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही सेकेंड ईयर में हम एंटर करेंगे, सेकेंड ईयर में फिर से हमें डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसमें बच्चों कोई बिजनेस से कैश का आउटफ्लो नहीं होता, पर हाँ ये एक्सपेंस है। क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए हम कह लो या बिजनेसमैन अपनी बुक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको डेबिट साइड पे शो करता है। शो करने का मतलब क्या है कि वो उतनी अमाउंट का, जितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन है, अपने प्रॉफिट में से निकाल कर सेट असाइड बाहर कहीं पे रख लेता है, ताकि अगर फ्यूचर में उसको वो एसेट डिस्पोज ऑफ करने के बाद सेम एसेट उसको खरीदना है, तो ये डेप्रिसिएशन में जितना भी कलेक्शन हुआ होगा उसके पास, वो उस अमाउंट को यूज कर सेम एसेट को वो खरीद लेगा। और इट इज अ परमानेंट नेचर। इसका नेचर क्या है? इट इज अ परमानेंट नेचर। अगर एक बार एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है बुक्स के अंदर, तो हम उसे दोबारा से इंक्रीज नहीं करते, परमानेंटली इनकी वैल्यू हमारी बुक्स के अंदर कम हो जाती है। तो ये तो बच्चों एक डेप्रिसिएशन का एक बेसिक सा एक फॉर्मेट था। अब बात ही आती है डेप्रिसिएशन को अगर हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो किन किन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है। फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर। इससे पहले बच्चों कुछ बेसिक टर्म्स हैं जहाँ पे अभी हमने बात की थी। डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे ही काउंट होता है। अब बात ही आगे कि अगर हम यहाँ पर फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो टेंजिबल की टर्म को तो हमने डेप्रिसिएशन में बिठा दिया, तो इनटेंजिबल कहाँ चले गए? इनटेंजिबल के अंदर जैसे आपके गुडविल हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट हैं, क्या लगता है इनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती? इनकी भी वैल्यू कम होती है। कैसे? अगर मान के चलो कोई कंपनी कोई खराब क्वालिटी की चीज़ मार्केट में डिलीवर कर रही है या पुअर सर्विसेज कस्टमर को दे रही है, तो उसके बिजनेस की रेपुटेशन पे बहुत असर पड़ता है, जिससे उसकी गुडविल कम हो जाती है। तो उसका जो फॉल आता है गुडविल के अंदर या कॉपीराइट के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे एक हमारी टर्म आती है बच्चों, एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन की जो टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर अ इनटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स की अगर वैल्यू में फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड द ट्रेडमार्क। एक एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं। जैसे आपने कॉपीराइट्स खरीदे,
कॉपीराइट्स आपको पता है फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही मिलते हैं। हम एज्यूम करते हैं आपको 15 सालों के लिए कॉपीराइट्स आपने लिए और इस 15 सालों कॉपीराइट लेने के लिए आपने 4,50,000 की आप पेमेंट कर रहे हो। तो बात ये आ गई कि अब इसमें अमोर्टाइजेशन कहाँ पर आ गया। तो हम क्या करेंगे, जितनी पेमेंट आपने करी है उसको डिवाइडेड बाय द 15 ईयर्स इज इक्वल टू 30,000। आप अपनी बुक्स के अंदर 30,000 से कॉपीराइट की वैल्यू कम करते चले जाओगे, मतलब कॉपीराइट को अमोर्टाइज करोगे अपनी बुक्स के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर इसकी वैल्यू ईयर आफ्टर ईयर कम करते चले जाओगे। कब तक? 15 सालों तक। 15 सालों तक हम इस कॉपीराइट की वैल्यू 30,000 से कम करते चले जाएंगे। तो हम टर्म यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। एक इसमें बच्चों टर्म आती है हमारी डिप्लीशन। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका मतलब तो फॉल इन द वैल्यू ही है, बट उसमें अलग अलग तरह के एसेट्स हमारे यूज हो जाते हैं। डिप्लीशन का मतलब है जब हम अर्थ में से कोई चीज, नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे ऑयल माइन है, कोल माइन है, पेट्रोलियम है, तो ईयर आफ्टर ईयर हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो कम होता चला जाता है। उसकी एक्सट्रैक्शन या आउटपुट के कम होने से उस कोल माइन की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो उस वैल्यू के कम होने को हम बोलते हैं डिप्लीशन इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या डिप्लीशन इन द वैल्यू ऑफ कोल माइन और द पेट्रोलियम, इस तरह से। तो डिप्लीशन की टर्म हमने यूज करी है फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। और जहां पर हम एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, कोई चीज हम अर्थ में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे उनमें जो आउटपुट है उसका कम हो जाना, तो वहां पर हम डिप्लीशन की बात करते हैं। बच्चों एक इसमें टर्म आती है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब है चीज का आउटडेटेड हो जाना। ये अभी हमने डिस्कस किया था, आउटडेटेड या आउट ऑफ फैशन। मतलब कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसी चीज, कोई भी एसेट की बात हो रही है, कोई मशीनरी की बात हो रही है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। i5 का था लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन, अब i7 आ गया है। तो जो जैसे मार्केट के अंदर एप्पल का फ़ोन है, जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट, नया मॉडल लॉन्च होता है, तो पुराने वाले मॉडल के रेट नए मोबाइल के ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? बिकॉज ऑफ द ऑब्सोलीट। टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी हो गई है। अगर हम ऐसे ही बात करें टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे अगर हम ड्रेसेस की बात करें, जैसे ही मार्केट में कोई लेटेस्ट फैशन की कोई जीन्स आती है, तो पुराने फैशन की जीन्स जो कि अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, जिसको कोई नहीं खरीद रहा, तो दुकानदार क्या करते हैं, उसके रेट कम कर देते हैं ताकि उनका स्टॉक क्लियर हो जाए। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एन ऑब्सोलेंस, फॉर मतलब कि बिकॉज ऑफ द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या दैट आइटम इज आउट ऑफ फैशन। तो ये हमारी जो टर्म्स हैं जो कि सिमिलर टू डेप्रिसिएशन है, इन टर्म्स के ऊपर मोस्टली स्कूल्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? आपको डिप्लीशन फाइंड आउट करना होगा या अमोर्टाइजेशन की टर्म फाइंड आउट करनी होगी। आपको ये समझना है कि अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स के रेलिवेंस में यूज़ किया जाएगा, डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज के केस में यूज़ किया जाएगा। ऑब्सोलेंस की टर्म हमारी जो टेक्नोलॉजी है आउटडेटेड जब हो जाती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये वाली टर्म यूज़ की जाती है। और डेप्रिसिएशन तो हमें पता ही है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की टर्म के लिए हमारा टर्म यूज़ की जाती है। अब बात आती है बच्चों, कौन कौन से फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है व्हाइल चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट या परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। तो इसमें क्या है, जिस रेट पर हमने खरीदा, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इनको हम प्लस करेंगे। जितने का आपने खरीदा, आपने कोई मशीनरी 50,000 की खरीदी, प्लस आपने कैरेज का पे किया, फ्रेट का पे किया, 5,000 आप कैरेज कर रहे हो या फ्रेट की पेमेंट कर रहे हो, प्लस 5,000 आपने इंस्टॉलेशन का पे किया, क्योंकि जब तक मशीनरी आपकी इंस्टॉल नहीं होगी, वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी, तब तक आपकी वो मशीनरी यूजलेस है आपके लिए। तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सब के सब हमारे ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर प्लस हो जाते हैं। तो हमारी मशीनरी की वैल्यू बन गई 60,000। तो यहाँ पे हमें इस चीज को ध्यान रखना है, सिर्फ परचेज प्राइस को हमें फोकस नहीं करना। परचेज प्राइस के अंदर हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को भी हमें प्लस करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जैसे कैरेज हो गया, आपका फ्रेट हो गया, इस तरह से हमें प्लस करना है।
अगली टर्म इसके अंदर हमारी आ जाती है स्क्रैप वैल्यू और रीसेल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू और द रीसेल। स्क्रैप क्या होता है बच्चों? कबाड़ में बेचना, कबाड़िए को कोई चीज बेच देना। रीसेल मतलब हम उसे बेचेंगे आफ्टर अ यूसेज, उसको यूज करने के बाद हमने 5 साल यूज करी, 10 साल यूज करी, अब वो नहीं हमारे किसी काम की, अब उसे बेचना है। मान के चलो हमने जो मशीनरी 50,000 की खरीदी थी, जो हमें खर्चा करने के बाद 60,000 की पड़ गई थी, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10th ईयर हम एक मान के चलते हैं मशीनरी की लाइफ 10 साल हम लेके चलते हैं, वो हमारी मशीनरी स्क्रैप वैल्यू हम लेकर चलते हैं 5,000। हमने ये एज्यूम किया, दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। आज की डेट में फ्यूचर में 10 साल के बाद कोई एसेट कितने का सेल हो जाएगा, एक्यूरेसी पे जाना बहुत मुश्किल है, तो इसमें हम एंटिसिपेशन की ही बात करते हैं कि हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये 5,000 में सेल हो जाएगी। स्क्रैप वैल्यू मतलब इतने में सेल हो जाएगी। इसमें अगली टर्म आती है लाइफ ऑफ एसेट। हम इसमें बिजनेस के जो एसेट है उसकी हम लाइफ को कितना एंटिसिपेट कर रहे हैं। एक चीज होती है बच्चों, उस एसेट के साथ जो मैन्युफैक्चरर है वो उसका यूसेज पीरियड बताते हैं कि जी आप ले जाओ, 5 साल की इसकी वारंटी है, मतलब 5 साल तक ये चीज बिना खराब हुए आपका साथ देगी। एक डिपेंड करता है उसकी एक्चुअल यूजफुल लाइफ, मतलब आपका यूज करने का तरीका क्या है। ये दो चीजें होती हैं, एक होती है लाइफ ऑफ द एसेट, एक होता है एक्चुअल यूजफुल लाइफ। तो विच एवर इज लोअर हम इसमें ये कंसीडर करेंगे। तो अभी मैं ये मान के चलती हूँ लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर। हमने ये एज्यूम किया है कि जो भी एसेट हमने खरीदा है 10 साल तक वो बिना आउटपुट के अंदर कोई फॉल आए वो मेरे को अच्छे से काम दे जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। डेप्रिसिएशन मीन्स द कॉस्ट प्राइस या एक्चुअल जितना भी हमें कॉस्ट पड़ी है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द लाइफ ऑफ द एसेट विच इज इक्वल टू 60,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर विच इज इक्वल टू 5,500। मतलब हर साल 10 सालों तक हम अपनी बुक्स के अंदर 5,500 का डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करेंगे। जैसे 10th ईयर आएगा हो सकता है वो 5,000 की ही बिक जाए, हम बड़े एज्यूम करके चलते हैं कि वो 5,000 की बिक जाएगी। तो 10 सालों में 55,000 तो हमने एक्सपेंसेस बुक में रिकॉर्ड कर लिए, 5,000 की वो सेल हो जाएगी, हमें मिल गए। तो कहीं ना कहीं पे एट द एंड ऑफ द 10th ईयर हमारे पास टोटल 60,000 हमारे पास इकट्ठा हो चुका है। अब विद द सेम 60,000 अमाउंट हम नया एसेट ऑफ द सेम क्वालिटी हम खरीद सकते हैं। तो इसके अंदर बच्चों एक जो लीगल कंडीशंस हैं हमें उन्हें भी ध्यान में रखना होते हैं। कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि ये सोचते हैं यार कोई भी रेट लगा दो, डेप्रिसिएशन का क्या फर्क पड़ता है, कौन चेक कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इनके अंदर हर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन की टर्म डिफाइन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें जो लीगल कंडीशंस हैं उन्हें भी ध्यान में रखना होता है। बच्चों कभी कभी डेप्रिसिएशन के अंदर हमें परसेंटेज दिया होता है, यहाँ तो हमने लाइफ को कंसीडर किया है, परसेंटेज के साथ क्या होता है अभी हम लेकर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10% पर एनम। अगली टर्म हम लेते हैं डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10%। क्या लग रहा है, देखने में सेम लग रहा है ना, पर ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है, यहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अभी एज्यूम करते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमने 1 अक्टूबर 2019 को हमने एक मशीनरी खरीदी फॉर 50,000 एंड डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। तो कितना लगेगा पर एनम के अंदर हमें मंथ या फिर टाइम को कंसीडर करना है, मंथ और टाइम को कंसीडर करना है। तो डेप्रिसिएशन का हमारा हो जाएगा 50,000 इंटू 10/100। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ईयर एंड 31 मार्च को होता है हर साल। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमारे बन गए 6 मंथ्स, 6/12। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन बन गया बच्चों 2,500। तो 2,500 का हम डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ 31 मार्च 2020 हम अपनी बुक्स के अंदर शो कर देंगे। बट अगर यही सिचुएशन के अंदर लिखा हो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, पर एनम वर्ड मिसिंग है, तो ऐसे केस में हमें टाइम को कंसीडर नहीं करना, टाइम को कंसीडर नहीं करना, मंथ को कंसीडर नहीं करना। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा हमारा 50,000 इंटू 10/100 विच इज इक्वल टू 5,000। तो 5,000 का हम डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट।
तो ये फर्क है हमारा, पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा हुआ। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो हम मंथ को कंसीडर करेंगे, पर एनम नहीं लिखा हुआ तब हम मंथ को कंसीडर नहीं करेंगे, हम फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन के अंदर कि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है, किन किन टर्म्स के सिमिलर हमारा डेप्रिसिएशन हमें लगता है, और डेप्रिसिएशन के अंदर हमें किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। और अगर परसेंटेज के फॉर्म में अगर हमें बता रखा है कि इतने परसेंटेज हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्या उसके आगे पर एनम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर पर एनम लिखा हुआ है तब तो मंथ को कंसीडर करेंगे, पर एनम नहीं लिखा हुआ मंथ कंसीडर नहीं करेंगे, तो फुल ईयर का ही हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। तो बच्चों आई होप ये आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे डेप्रिसिएशन के ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अंदर जो हमारे टाइप्स ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड और WDV, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।